देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने AS2 कंप्लीट कर लिया था और AS17 जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो AS17 जो है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में था। ठीक है, कि अगर किसी एक एंटिटी का मोर देन वन सेगमेंट है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या रूल्स अप्लाई होता है, उसके लिए AS17 बनाया गया है। बेसिकली ये डिस्क्लोजर रिलेटेड है। डिस्क्लोजर मतलब इसमें क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो मैंने ये एक एग्जांपल दिया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मान लो 3 सेगमेंट में काम है, शर्ट प्रोडक्शन का, शूज का, एक्सेसरीज का। ठीक है, और उसमें ये बाइफरकेशन बताया था रेवेन्यू का, कॉस्ट का और प्रॉफिट का। तो ये होता है सेगमेंट बिजनेस का, ये पहले बताया था। अभी सेगमेंट को मतलब ये हर एक सेगमेंट को रिपोर्ट करना है कि नहीं, उसी के बारे में ये एस हमें बताता है। सेगमेंट रिपोर्टिंग मतलब इसमें अलग अलग रूल्स है कि सेगमेंट रिपोर्टेबल है नहीं है। रिपोर्टिंग का मतलब कि डिस्क्लोज करना, कि उसका पीएल बैलेंस शीट सारे चीजों को, ठीक है, मतलब रिपोर्टिंग करना। अब देखो यहाँ पर बिजनेस सेगमेंट, अब ये जो है ना डेफिनेशन हमें पूछ लेता है कि बिजनेस सेगमेंट, सेगमेंट में दो चीजों से डिवाइड किया जाता है। सेगमेंट का मतलब एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल सेगमेंट। ठीक है, अच्छा अब देखो जो कि हम लोग का जियो बिजनेस सेगमेंट था वो क्या था। बिजनेस सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है, मतलब बिजनेस सेगमेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे हम लोग एंटिटी में सेगमेंट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि जो रिलायंस है वो जियो का सिम भी बेचता है और तेल भी बेचता है। ठीक है, तो दोनों अलग प्रोडक्ट है, हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि दोनों अलग प्रोडक्ट है। एक सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है, मतलब सिम तो सर्विस प्रोवाइड होता है ना सिम से, और जो ऑयल है वो हो गया हम लोग का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर कर पा रहे हैं तो वो हम लोग का बिजनेस सेगमेंट। ये देखो बिजनेस सेगमेंट इज अ डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज को मतलब ये ऑयल वाला है, ये सीम वाला है, या फिर मेरे एग्जांपल में ये शर्ट वाला है, ये एक्सेसरीज वाला है। ठीक है, तो जो भी फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना है, जो कि AS17 हमें गाइड कर चुका है कि ये सारे फैक्टर्स से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस सेगमेंट क्या है। जैसे कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैंने जस्ट एक बार बिजनेस सेगमेंट रिकॉल करवा दिया क्या होता है। जियोग्राफिकल सेगमेंट का मतलब होता है ये भी एक डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट है इंटरप्राइज का, जो किस लिए यूज, मतलब जो किस चीज में हमें हेल्प करेगा, इस चीज में हेल्प करेगा कि हम लोग जो सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है। जियोग्राफिकल सेगमेंट इज ए डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड, ये क्या काम करता है, इन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट और सर्विस विद इन ए पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस जो हम लोग किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है, कि ये देखो ये जियोग्राफिकल सेगमेंट है कि नहीं, जिसमें मैंने ये एग्जांपल दिया था। ये सब फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है जियोग्राफिकल सेगमेंट के टाइम पे। ठीक है, जियोग्राफिकल सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद रिपोर्टेबल सेगमेंट, मतलब हमारा कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल है भी कि नहीं है। ठीक है, तो उसका रूल्स है वो आज हम लोग लिखेंगे, रिपोर्टेबल है कि नहीं है। मतलब मेरा बिजनेस में अलग अलग सेगमेंट जरूर है। जैसे मान लो ये शर्ट शर्ट था, एक्सेसरीज था, मान लो हम लोगों ने शर्ट जो है पूरे साल में एक ही बेचा है, तो क्या रिपोर्ट करना जरूरी है। ठीक है, मतलब बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, तो रिपोर्ट करना जरूरी है कि नहीं है। बाकी उसका अलग अलग क्राइटेरिया है, वो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट इज अ बिजनेस सेगमेंट। और जियोग्राफिकल सेगमेंट, ये बिजनेस सेगमेंट भी होगा, जियोग्राफिकल आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन एज पर AS17। AS17 में जो डेफिनेशन दिया है उसके हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी जो सेगमेंट है वो रिपोर्टेबल है कि नहीं, और अगर रिपोर्टेबल है तो वो कौन सा सेगमेंट है, बिजनेस सेगमेंट है कि जियोग्राफिकल सेगमेंट है। फिर हम लोगों ने पढ़ा सेगमेंट रेवेन्यू, मतलब अलग अलग सेगमेंट में क्या क्या जो है रेवेन्यू अर्न हुआ है। तो ये सब हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था। मेनली ये याद रखना इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेगमेंट एक्सपेंस। ठीक है, हर एक सेगमेंट का जो एक्सपेंस है उसे उसका सेगमेंट एक्सपेंस बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा वो मेन चीज है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, इंटरेस्ट का पॉइंट एक्स्ट्रा था। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट जो है सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट। ठीक है, सेगमेंट का एसेट क्या है, फिर उसके बाद सेगमेंट का लाइबिलिटी क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ना स्टार्ट किया कि एक बिजनेस सेगमेंट जो है वो रिपोर्टेबल है कि नहीं। ठीक है, वो कैसे पता करोगे, ठीक है, रिपोर्टेबल है कि नहीं, तो उसका क्राइटेरिया ये देखो, क्राइटेरिया पहला यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने ये लिखवाया था। ठीक है, ये वाला,
ए बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट इज रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल होगा तब इफ this condition satisfied, its revenue from sales to external customer and internal customer transfers greater than equal to 10% of total revenue of all segment। यहां से मेरा समझाना बाकी है। तो बोल रहा है जो बिजनेस सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, इट्स रेवेन्यू मतलब उस सेगमेंट का रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो इनकम होता है सेल से टू एक्सटर्नल कस्टमर। अब एक्सटर्नल कस्टमर का मतलब क्या है, बाहर वाले जो भी कस्टमर्स है उसे एक्सटर्नल कस्टमर्स बोलते हैं। और इंटरनल ट्रांसफर का मतलब जो सेगमेंट है वो आपस में भी सेल परचेस कर सकते हैं, ठीक है, वो आपस में भी सेल परचेस करते हैं। जैसे अब अगर तुम लोग कभी बीकॉम में डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन किया हो तो डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट सेल होता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जो है प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है। तो वैसे ही देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सटर्नल कस्टमर मतलब बाहर वाले को बेचना, इंटरनल कस्टमर मतलब एक सेगमेंट जब दूसरे सेगमेंट को सेल करेगा तो ये टोटल जो सेल होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट होता है तो वो रिपोर्टेबल होगा, ठीक है। तो वो तो कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा जब क्वेश्चन आएगा। या फिर अभी हम लोग जो भी इस पे लिखेंगे ना सब और ऑप्शन में होगा, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए या फिर और, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है मेरा बाई चांस गलती से कुछ दूसरे टॉपिक पे यहाँ पर ऐड हो गया है तो हम एकदम यहाँ से स्टार्ट कर, ये पॉइंट तक सभी का लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग ये वाला पॉइंट लिखेंगे, इफ इफ नेक्स्ट और देके, ठीक है, उसके बाद तुम लोग को और देके लिखना है, इफ इट्स रिजल्ट प्रॉफिट, इफ इट्स रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब क्या था, प्रॉफिट और लॉस, विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट greater than equal to, greater than equal to 10% of combined result, ठीक है। या फिर अगर ये कंडीशन होता है और देके लिखना है, ठीक है, मैं मेरा यहाँ से स्टार्टिंग है तो मैंने ये लिख दिया, इसके आगे वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन और एक वाला कंडीशन होगा, ठीक है, तीन कंडीशन है, तीनों में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई होता है तो वो सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा। इफ इट्स रिजल्ट प्रॉफिट, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस, विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक है, वो हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे कि एब्सोल्यूट अमाउंट वाला पॉइंट क्या है, ठीक है। तो इतना समझो, अगर इसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट, ठीक है, कंबाइंड रिजल्ट, और इसके नीचे भी ब्रैकेट देके लिख लो, विच एवर इज, विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक है। ये एब्सोल्यूट अमाउंट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट जो है ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी ये पूरा पॉइंट भी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इसके नीचे पॉइंट सी, पॉइंट सी और देके ये पॉइंट बी कर लो, वो पॉइंट सी, ठीक है। इट्स एसेट ग्रेटर देन इक्वल टू, इट्स मतलब सेगमेंट का, कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल है कि नहीं, अगर उस सेगमेंट का जो एसेट है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 10% ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होने से हम लोग का जो सेगमेंट है वो रिपोर्टेबल होगा। पहला कंडीशन जो है दूसरे काफी आगे वाले पेज में है तो वो हम ओपन नहीं करें, तुम लोग अपने कॉपी में देखो, पहला वाला जो कंडीशन है वो ये लिखा हुआ होगा कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल, अभी जो समझाया कि जो रेवेन्यू आएगा सेल से एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रांसफर से वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट होना चाहिए। सारे सेगमेंट का जो टोटल रेवेन्यू होगा उसका 10% निकालेंगे
तो उससे जो आंसर आएगा, और जो पर्टिकुलर सेगमेंट रिपोर्टेबल है कि नहीं हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांसफर सेल से जो सेल जनरेट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद वाला जो है इट्स रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट मतलब उस सेगमेंट का रिजल्ट जो रिपोर्टेबल है कि नहीं हम लोग आइडेंटिफाई करें, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी बिजनेस में आया, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट। जैसे मान लो 3 सेगमेंट है ए बी सी, ठीक है, अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है ए रिपोर्टेबल है कि नहीं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये तीनों का मान लो जो रिजल्ट है वो 100 है, ठीक है, तो 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट कितना हो गया, 10% ऑफ 100 यानी 10 हो जाएगा, ठीक है, और ए का मान लो हो गया मेरा यहाँ पर 15 इंडिविजुअली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 15 हो गया, तो 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है, सही बात है कि 15 ज्यादा होता है 10 से, तो फिर वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। ये है सिंपल कैलकुलेशन है ये वाला, ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। और इसके बाद वाला भी देखो क्या बोला है, पॉइंट बी वाला, इट्स एसेट मतलब जो रिपोर्टेबल सेगमेंट हम लोग आइडेंटिफाई करें, जैसे अभी बोला ए बी सी, अब मान लो ए का जो एसेट है, ए का एसेट है मान लो 150, ठीक है, बोल रहा है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट, ये ऑल सेगमेंट है, ऑल सेगमेंट का टोटल एसेट है मान लो 200, अब 200 का 10% कितना होता है, 200 का 10% हो गया हम लोग का 20, ठीक है, तो क्या 150 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, हाँ है, तो अगर ऐसा है तो फिर वो रिपोर्टेबल होगा। और बाई चांस मान लो ये 15 होता, ठीक है, तो फिर ये रिपोर्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 20 हो जाएगा। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। क्या ये रूल्स तुम लोग को याद करना पड़ेगा, हाँ ये रूल्स जो है तुम लोग को याद करना पड़ेगा कि रूल्स क्या है, ठीक है, क्योंकि ये तो रूल्स है ना, याद तो करना पड़ेगा, तो ये जो है इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्टार दे के लिखना है, इफ टोटल, इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू attributable to reportable segments constitutes less than 75% of the total enterprise revenue, comma, additional segment, additional segment, segments should also be identified as reportable segment. अच्छा क्या लिखा है देखो, इफ टोटल external revenue, if total external revenue attributable to reportable segments constitutes less than 75% of the total enterprise revenue, कॉमा देके एडिशनल सेगमेंट्स शुड आल्सो बी आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है, समझाते हैं ये क्या है। तो देखो, जैसे मान लो एग्जांपल से समझाते हैं, मान लो ये एक एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज, ठीक है, ये समझा रहे हैं, ठीक है, मेन पॉइंट ये एक एंटरप्राइज है। अच्छा, इसका मान लो जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू बाई चांस हुआ है मान लो ₹100, ठीक है, अब इसका अलग अलग सेगमेंट है, ये एंटरप्राइज का अलग अलग काफी सारा अलग अलग सेगमेंट है, जैसे कि मान लो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, अब
कुछ सेगमेंट जो है रिपोर्टेबल है। मान लो कि ये जो मैंने यहाँ पर ऐसे गोला लगाया ना, ये मान लो रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है। अब ये रिपोर्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि इसने शायद ये ऊपर के तीन में से, ए और बी और सी में से कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल किया होगा, इसीलिए ये सब रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ठीक है, तो ये देखो, ये हम दिखा दे रहे हैं, ये हमारे तरफ से सब रिपोर्टेबल, ये एग्जाम्पल मैंने बनाया, ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, ये सब जो है फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टेबल सेगमेंट। और रिपोर्टेबल कैसे हुआ होगा? ये तीनों में से कोई कंडीशन फुलफिल किया होगा। ठीक है, अब ये जो सेगमेंट्स है, ठीक है, ये जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है, इसका मान लो कि जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है, एक्सटर्नल रेवेन्यू, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वाले को बेच रहे हैं, ठीक है, इंटरनल मतलब अगर ये जो सेगमेंट्स है ये आपस में अगर सेल परचेस करते हैं, ठीक है, तो वो होता है इंटरनल। ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेवेन्यू। मान लो एक्सटर्नल रेवेन्यू है ₹70। ठीक है, एक्सटर्नल रेवेन्यू है ₹70। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो ये जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है, इन सब रिपोर्टेबल सेगमेंट का जो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू है, सबको मिला के मान लो 70 है। अच्छा, अब बोल रहा है कंस्टिट्यूट लेस देन 75% ऑफ द टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू। अगर टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू का रेवेन्यू के 75% से कम है, तो अब चेक करते हैं, 100 का 75% करते हैं तो कितना आ गया? 75। ठीक है, अब फिर से पढ़ के देखो क्या बोला है। इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू रिपोर्टेबल सेगमेंट, जो कि इस क्वेश्चन में कितना, ये लाइन का आंसर आया 70, कंस्टिट्यूट लेस देन 75% ऑफ द टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू, और 75% ऑफ द टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू कितना आया? 75। तो क्या 70 लेस देन 75 है? बिल्कुल है। ये लाइन जो हमें बोल रहा है, क्या 70 लेस देन 75 है? बिल्कुल है, 70 लेस देन 75 है। वही तो पूछा था कि टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू जो एट्रीब्यूटेबल हो रहा है रिपोर्टेबल सेगमेंट को, वो आया मेरे एग्जांपल में 70। और क्या ये टोटल एंटरप्राइज के रेवेन्यू के 75% से कम है? बिल्कुल कम है। टोटल एंटरप्राइज का रेवेन्यू है 100, उसका 75% 75 होता है, तो वो कम है। तो बोल रहा है एडिशनल सेगमेंट शुड आल्सो बी आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो अगर ऐसा होता है तो बाकी ये सेगमेंट्स भी क्या हो जाएंगे? बाकी ये जो सेगमेंट्स बचे हुए ये भी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हो जाएंगे। मतलब ये जो गोल गोल दिख रहा है, मतलब ये देखो, ये जो बाकी सेगमेंट्स है ये भी रिपोर्टेबल हो जाएंगे। चलो हम ऐसे करके दिखाते हैं, ये जो है ये भी रिपोर्टेबल हो जाएगा अगर ऐसा सिचुएशन होता है। ये जो ब्लू ब्लू कलर से मैंने दिखाया अभी, ये देखो, पहले से तो ये रिपोर्टेबल थे ही, और ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी रिपोर्टेबल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, ये लाइन का मतलब। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एडिशनल सेगमेंट्स भी रिपोर्टेबल है कि नहीं? मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कितना रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने सेगमेंट्स बनाया था, जिसमें से प्रीवियसली ये जो व्हाइट कलर से मैंने दिखाया 4 सेगमेंट्स जो है रिपोर्टेबल था। अब ये 4 सेगमेंट्स का टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो एंटरप्राइज के टोटल रेवेन्यू के 75% से कम है। अगर ऐसा होता है तो बाकी एडिशनल जितने भी सेगमेंट्स बचे थे वो ऑटोमेटिकली रिपोर्टेबल हो जाएंगे, ऐसा AS17 में बोला गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट टू बी नोटेड था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस पे से जो भी हमें क्वेश्चन वगैरह पूछेगा वो करना पड़ेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ए सेगमेंट आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट, a segment identified as reportable segment in the immediately preceding period because it satisfied the limits should continue to be
रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर द current period not withstanding that its revenue, comma, results or asset, result or asset are, results or assets are no longer meet the 10% लिमिट। बताते हैं, देखो ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने ये वाला पॉइंट समझा, ठीक है, सेम इसी तरीके से ये वाले पॉइंट को समझना है। बोल रहा है सेगमेंट आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल। चलो हम पहले एग्जांपल से समझा देते हैं, ठीक है। मान लो कि किसी एक प्रीवियस ईयर में, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, ठीक है, ये मान लो करंट ईयर है, ये हम लोग का प्रीवियस ईयर है। तो कोई एक सेगमेंट प्रीवियस ईयर मान लो रिपोर्टेबल था, रिपोर्टेबल था, रिपोर्टेबल सेगमेंट, ठीक है। मान लो ए एक सेगमेंट है एंटरप्राइज में, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट था इस साल, ठीक है। क्यों था? क्योंकि उसने लिमिट जो है वो लिमिट जो है वो सेटिस्फाई किया था। अब लिमिट क्या था? वो जो ए बी सी करके हम लोगों ने लिखा, आज 2 पॉइंट लिखा और लास्ट क्लास में पॉइंट ए लिखा था, ठीक है। ये देखो बी सी, ठीक है, ये देखो बी सी ए और ए आगे वाले पॉइंट में लिखा हुआ, ये तीनों में से, ये तीनों को लिमिट बोलते हैं, तीनों में से कोई भी एक लिमिट सेटिस्फाई किया होगा तभी ए जो है, यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ये जो ए सेगमेंट है ये ऑटोमेटिकली रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा, ठीक है। यही बोल रहे हैं, पॉइंट पढ़ा के बोलते हैं रिपोर्टेबल बन जाएगा, ठीक है। ये रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा, ए ऑटोमेटिकली रिपोर्टेबल होगा, चाहे वो लिमिट सेटिस्फाई करे या ना करे। मतलब नेक्स्ट ईयर लिमिट देखने का जरूरत नहीं है। अगर किसी एक प्रीवियस ईयर में कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल था तो उसके बाद करंट ईयर में ऑटोमेटिकली रिपोर्टेबल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक साल रिपोर्टेबल हुआ तो दूसरे साल रिपोर्टेबल नहीं होगा अगर वो लिमिट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक बार रिपोर्टेबल हो गया तो नेक्स्ट ईयर उसे रिपोर्टेबल होना ही पड़ेगा, और उसके बाद होना है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि देखो बोल रहा है ए सेगमेंट आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट, जैसे कि ए को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है। क्यों आइडेंटिफाई कैसे किया होगा? लिमिट को ध्यान पे रखते हुए, इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड बिकॉज इट सेटिस्फाइज द लिमिट, ठीक है। तो ए कब आइडेंटिफाई हुआ कि वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है? प्रीवियस ईयर में आइडेंटिफाइड हुआ कि वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है, क्योंकि उसने सारे लिमिट्स में से कोई एक को सेटिस्फाई किया होगा या फिर तीनों को किया होगा, तीनों करने से भी होगा, कोई भी एक करने से भी होगा। शुड कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेबल, ये आगे भी रिपोर्टेबल ही रह जाएगा फॉर द करेंट पीरियड नॉट विथ स्टैंडिंग दैट इट्स रेवेन्यू रिजल्ट और एसेट आर नो लॉन्गर मीट द 10% लिमिट। यहां पर हमें लिमिट चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। लिमिट 3 बातों का था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले रेवेन्यू रिगार्डिंग लिमिट लिखा, आज रिजल्ट और एसेट रिगार्डिंग लिमिट लिखा। तो ये तीनों लिमिट्स में से अगर कोई भी लिमिट सेटिस्फाई नहीं भी करता है तो भी ए जो है नेक्स्ट ईयर के लिए रिपोर्टेबल रहेगा। क्या उसके बाद भी रिपोर्टेबल रहेगा? नहीं, तब फिर चेक करना पड़ेगा। सिर्फ प्रीवियस और करेंट ईयर, किसी प्रीवियस ईयर में कोई अगर रिपोर्टेबल है तो उसके बाद वाले करेंट ईयर में वो ऑटोमेटिकली रिपोर्टेबल होगा, हमें लिमिट्स चेक करने का जरूरत नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट बार भी सेम चीज होगा, नहीं, जस्ट लगातार 2 साल के लिए। मतलब कोई सेगमेंट ऐसा नहीं हो सकता एक बार रिपोर्टेबल एक बार नहीं। एक बार रिपोर्टेबल हो गया तो नेक्स्ट ईयर तो रिपोर्टेबल होना ही है करेंट ईयर में, उसके बाद जो है फिर से लिमिट चेक होगा कि वो रिपोर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। ये हमें समझना था। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स। प्राइमरी और सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स,
तो फॉर्मेट कैसे बनेगा, तो देखो इधर लिखेंगे प्राइमरी फॉर्मेट, इधर हो जाएगा सेकेंडरी फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बिजनेस जियोग्राफिकल, और इधर लिखेंगे जियोग्राफिकल और बिजनेस। अच्छा बताते हैं ये क्या लिखा है, देखो अगर ये सेगमेंट का बात हो रहा है, ठीक है, ये जो बिजनेस लिखे हैं ये सेगमेंट यहाँ लिख सकते हो, जियोग्राफिकल सेगमेंट। ठीक है, प्राइमरी फॉर्मेट और सेकेंडरी फॉर्मेट देखो, बोल रहा है कि अगर हमारा बिजनेस सेगमेंट मेन है, ठीक है, अगर हम लोग का देखो हम लोग का प्रायोरिटी क्या है, बिजनेस सेगमेंट प्रायोरिटी है कि जियोग्राफिकली सेगमेंट प्रायोरिटी है। तो अगर किसी एंटिटी का बिजनेस सेगमेंट प्रायोरिटी है तो वो सबसे पहले बिजनेस सेगमेंट को बताएगा, उसके लिए प्राइमरी फॉर्मेट में बिजनेस सेगमेंट पहले आएगा और जियोग्राफिकल सेगमेंट उसके बाद आएगा। ठीक है, और अगर किसी का जियोग्राफिकल सेगमेंट ज्यादा प्रायोरिटी है किसी एंटिटी का, कि जियोग्राफिकली वो कैसा प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करे वो ज्यादा मेन फैक्टर्स है, तो फिर जियोग्राफिकल सेगमेंट उसका प्राइमरी हुआ और बिजनेस सेगमेंट उसका सेकेंडरी हुआ, तो वो सेकेंडरी फॉर्मेट यूज करेगा। ठीक है, तो बस इतना समझना है तुम लोग को, प्राइमरी फॉर्मेट और सेकेंडरी। अगर मेरा बिजनेस सेगमेंट मेन है और तो मेरा पहला प्रायोरिटी बिजनेस सेगमेंट, उसके बाद जियोग्राफिकल, तो प्राइमरी फॉर्मेट यूज करना है। अगर जियोग्राफिकल सेगमेंट मेन है और बिजनेस सेगमेंट सेकेंडरी है तो मुझे सेकेंडरी फॉर्मेट यूज करना है। तो बेसिकली बिजनेस अगर पहले आएगा तो प्राइमरी फॉर्मेट, बिजनेस अगर सेकंड में आ रहा है तो सेकेंडरी फॉर्मेट हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया, ये डिस्क्लोजर है कि किस तरीके से फॉर्मेट्स को हमें यूज करना है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेगमेंट रेवेन्यू। और क्या दिखाना है फॉर्मेट में, सेगमेंट रेवेन्यू को हमें दिखाना है। ठीक है, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या दिखाना है, दो तरीके का रेवेन्यू दिखाना है। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर के कस्टमर को हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, और अदर सेगमेंट्स मतलब सेगमेंट टू सेगमेंट जो सेल परचेस हो रहा है, सेगमेंट टू सेगमेंट जो सेल परचेस हो रहा है वो वाला। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रिजल्ट ये हमें डिस्क्लोज करना है। सेगमेंट रिजल्ट का मतलब क्या हो जाता है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस। ठीक है, सेगमेंट रिजल्ट। फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट मतलब हर एक सेगमेंट का जो एसेट है उसका कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है जो बचा हुआ वैल्यू, मतलब डिप्रिशिएशन हर साल चार्ज होता है ना, तो उसके बाद जो वैल्यू बचता है जिसको हम लोग बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो एसेट 100 का था, 20 डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ, 80 बचा, फिर मान लो 20 डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ, 60 बचा, तो ये जो 60 है इसे हम लोग बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। ठीक है, तो इसको कैरिंग अमाउंट बोला जाता है, इसी अमाउंट का बात हो रहा है, कैरिंग अमाउंट। अच्छा और क्या दिखाना है, टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ सेगमेंट, ठीक है, वो भी दिखाना पड़ेगा। इधर लिखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ सेगमेंट लाइबिलिटी, टोटल अमाउंट ऑफ सेगमेंट लाइबिलिटी, एक सेगमेंट का जो भी लाइबिलिटी है वो भी हमें दिखाना पड़ेगा। अच्छा टोटल एक्सपेंस, इसके बाद टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस और एनी अदर सिग्निफिकेंट आइटम, एनी अदर सिग्निफिकेंट आइटम।
ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग का फॉर्मेट जो है वो बनता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो प्राइमरी फॉर्मेट होगा कि सेकेंडरी फॉर्मेट होगा वो हमें देखा, इधर वाला भी लिखेंगे सेकेंडरी वाला भी लिखेंगे। तो प्राइमरी या सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर मेरा बिजनेस सेगमेंट मेन प्रायोरिटी है और जियोग्राफिकल जो है सेकेंडरी, तो प्राइमरी फॉर्मेट। और अगर बिजनेस मेरा सेकेंडरी आ रहा है तो सेकेंडरी फॉर्मेट यूज होगा। तो अगर बिजनेस सेगमेंट मेरा सेकेंडरी है तो ऑब्वियसली जियोग्राफिकल मेरा प्रायोरिटी हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, सेगमेंट का रेवेन्यू डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एक्सटर्नल हो या अदर सेगमेंट के साथ रिलेटेड हो। सेगमेंट का रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट है कि लॉस वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेगमेंट का एसेट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सेगमेंट का लाइबिलिटी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सेगमेंट का सारा एक्सपेंसेस, और इसके अलावा अगर कोई सिग्निफिकेंट आइटम है तो वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब सेकेंडरी में देखते हैं और क्या क्या है, इधर देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सेगमेंट रेवेन्यू, यहां भी सेगमेंट रेवेन्यू डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें बेसिस क्या होगा वो देखो। सेगमेंट रेवेन्यू डिस्क्लोज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन जियोग्राफी। ठीक है, बेस्ड ऑन जियोग्राफी, मतलब मान लो इंडिया में कितना सेल हो रहा है, ठीक है, यूएसए में कितना सेल हो रहा है, जहां जहां कंपनी है, ठीक है, अलग अलग जियोग्राफिकल सेक्शन में। ठीक है, तो सेगमेंट रेवेन्यू ऐसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट। ठीक है, सेगमेंट एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट, ये कैसे होगा, ये भी बेस्ड ऑन जियोग्राफी होगा। जियोग्राफिकली कहाँ कहाँ क्या एसेट है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड गुड मॉर्निंग नीलम। गुड मॉर्निंग मैम। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड टू एक्वर सेगमेंट एसेट। अच्छा, और क्या बताना पड़ेगा कि हर एक सेगमेंट में जियोग्राफिकली जो भी सेगमेंट्स है, हर एक सेगमेंट्स के एसेट को लेने के लिए, खरीदने के लिए क्या कॉस्ट हमें इनकट करना पड़ा वो बताना पड़ेगा। ठीक है, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा। प्राइमरी फॉर्मेट में फॉर्मेट क्या होता है वो बताया, जहां बिजनेस सेगमेंट मेन है, जियोग्राफिकल जो है वो सेकेंडरी सिचुएशन है। और सेकेंडरी फॉर्मेट कहाँ क्या होगा, जिसमें बिजनेस सेगमेंट मेरा सेकंड पोजीशन में आएगा। और यहाँ क्या क्या डिस्क्लोज करना है, यहाँ क्या क्या डिस्क्लोज करना है, ये हम लोगों ने लिख लिया। ये बस बताया कि क्या क्या डिस्क्लोज करना है। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होगा, मतलब कैलकुलेटिव नहीं होगा, थियोरेटिकली हो सकता है, बाकी केस स्टडीज में आ सकता है कि क्या क्या डिस्क्लोज करना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट इधर और कुछ नहीं आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर अदर डिस्क्लोजर, इसके अलावा और क्या डिस्क्लोज हो सकता है। अदर डिस्क्लोजर्स, अदर डिस्क्लोजर्स में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इफ एनी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इफ एनी। ठीक है, अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग चेंज कर रहे हैं तो वो डिस्क्लोज करना जरूरी है। इसके अलावा प्राइसिंग ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांसफर ऑन व्हाट बेसिस। अच्छा, और क्या डिस्क्लोज करना पड़ सकता है, अगर कोई इंटर सेगमेंट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इंटर सेगमेंट मतलब एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को जो ट्रांसफर कर रहा है तो कितने में कर रहा है, और जो प्राइस मतलब कितने प्राइस में ट्रांसफर कर रहा है, और उस प्राइस का बेसिस क्या है वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा एनी चेंज इन अबव पॉइंट टू, एनी चेंज इन, ये पॉइंट वन कर देते हैं, ये पॉइंट टू कर देते हैं, इसको पॉइंट थ्री कर देते हैं। एनी चेंज इन
above 0.2, ठीक है। मतलब हम लोग जो इंटरसेगमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो उस पे जो प्राइस डिसाइड किया था तब उसका बेसिस कुछ और था, अभी उसका बेसिस कुछ और है। तो अगर हमारा बेसिस चेंज हो रहा है, ठीक है, कि इंटर सेगमेंट ट्रांसफर में प्राइसिंग का बेसिस अगर चेंज हो रहा है तो वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्या चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है। फोर्थ नंबर में एनी अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, एनी अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस है तो वो हमें जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। बस एस हम लोग का इतना ही था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखो, तो तुम लोग अपने कॉपी में जो लिखा हुआ है उसको देख के मुझे आंसर बताना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, रुको हम पढ़ के बताते हैं। एज पर एस 17, ठीक है, reportable segments are those whose total revenue from external sales and inter segment sales is, ठीक है। तो ये तो रूल्स में था ना, कि यहाँ पर मैंने कभी अभी आज रूल्स लिखवाया, उसमें था कि एज पर एज 17 रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा होगा, और दोस हुज होल टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल सेल्स एंड इंटरनल सेगमेंट इज 10% or more of the total revenue of all segment, 10% or more of the total revenue of all external segment, 12% or more of the total revenue of all segment, 12% or more of the total revenue of all external segment। कौन सा ऑप्शन सही है? क्या तुम लोग अपना कॉपी देख के मुझे बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है? ये तो रूल्स है, देखो याद रखना, याद रख के मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए, 10% और मोर ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट। हाँ ऑप्शन ए होगा। देखो कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो यहाँ पर आज ही लिखवाया ना, ये वाला, ये देखो कहाँ चला गया? फर्स्ट पॉइंट में था। हाँ फर्स्ट पॉइंट में, अच्छा वो मेरा पेज उधर चला गया है, ठीक है। तो चलो ठीक बोले हो तुम लोग, यही वाला होगा ऑप्शन है। अच्छा फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? management has a discretion to include a segment as a reportable segment even if it passes the 10% materiality test। materiality test मतलब वो तीन जो A और B और C था, ठीक है। मेटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये टेस्ट बोल रहा है कि ये तीनों में से कोई एक टेस्ट पास करने से हम लोग बोलते हैं ना कि ये सेगमेंट रिपोर्टेबल है। फिर बोला है मैनेजमेंट हैज ए डिस्क्रिएशन टू इंक्लूड एनी सेगमेंट एज ए रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ इट फेल्स द 12% मेटेरियलिटी टेस्ट। It is mandatory for the management to include the segment as a reportable segment if it passes the 10% materiality test. It is not mandatory for the management to include that segment as a reportable segment if it passes the 10% materiality test। इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बोल रहा है। ये तो पढ़ने से समझ में आएगा, पढ़ के देखो बिल्कुल समझ में आएगा। मैम कौन सा ऑप्शन सही? सी। ऑप्शन सी। अच्छा चलो देखते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर द मैनेजमेंट टू इंक्लूड द सेगमेंट एज ए रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ इट पासेस 10। हाँ ये सही है, ये मैंडेटरी हो जाएगा मैनेजमेंट के लिए कि उसको उस सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट बोल के डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर वो 10% मेटेरियलिटी टेस्ट को पास कर जाता है। बाकी सब क्यों नहीं होगा? पहला बात है 12% वाला तो कुछ होता ही नहीं है, और यहाँ पर बोला है एनी सेगमेंट एज ए रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ इट फेल्स, फेल्स तो नहीं है, पहला बात है पास करना है, लेकिन ये फेल्स लिखा है ये भी गलत है, 12% तो होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा ये एक क्यों गलत है? मैनेजमेंट हैज अ डिस्क्रिशन टू इंक्लूड अ सेगमेंट एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इवन इट पासेस द 10% मेटेरियलिटी टेस्ट। तो ये देखो ये मैंडेटरी लैंग्वेज यहाँ पर सही है, ठीक है, मैंडेटरी होता है, सिर्फ ये लिखने से नहीं होगा, ठीक है। मैंडेटरी है, मैनेजमेंट हैज अ डिस्क्रिएशन नहीं, मैंडेटरी होता है, डिस्क्रिएशन नहीं होता है, ठीक है। अब बोल रहा है इट इज नॉट मैंडेटरी, ये तो होगा ही नहीं, नॉट मैंडेटरी फॉर अ मैनेजमेंट टू इंक्लूड द सेगमेंट एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। अगर 10% का रूल्स पास कर लिया, मेटेरियलिटी टेस्ट को पास कर लिया, तो फिर तो उसे डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो सही है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अच्छा थर्ड नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? ये आज ही पढ़ाया। द ओवरऑल टेस्ट ऑफ 75% कंसिडर्स ओनली एक्सटर्नल रेवेन्यू टू कंप्यूट द threshold limit। The overall test of 75% considers only
internal revenue to compute the threshold limit. The overall test of 75% considered both internal and external revenue to compute the threshold limit. It is management choice whether they want to include both external and internal revenue for computing the threshold limit. बोलो कौन सा है? आज ही लिखवाया 75% वाला, देखो कॉपी में देख के बताओ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए हाँ होगा। मैम ऑप्शन ए। हाँ देखो, ओवरऑल टेस्ट ऑफ 75% कंसीडर, इसमें क्या क्या कंसीडर होगा? एक्सटर्नल रेवेन्यू टू कंप्यूट द थ्रेशोल्ड लिमिट। ये देखो ना, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि इफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू इंक्लूड होता है। एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू रिपोर्टेबल सेगमेंट, जो रिपोर्टेबल सेगमेंट का एक्सटर्नल रेवेन्यू होगा, टोटल जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट होंगे उसका एक्सटर्नल रेवेन्यू, जैसे मैंने 70 माना था, वो अगर एंटरप्राइज का टोटल रेवेन्यू का 75% से कम होगा, ठीक है, तो फिर बाकी रेवेन्यू, बाकी सेगमेंट्स भी ऑटोमेटिकली रिपोर्टेबल हो जाएंगे जो पहले रिपोर्टेबल नहीं हो रहे थे। ये उस रूल्स के ऊपर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हम लोग का ऑप्शन ए सही हो रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ कौन सा लेना है? एक्सटर्नल रेवेन्यू। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेवेन्यू दिया, यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल दोनों दिया है, दोनों तो नहीं होगा, एक होगा। अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल दे दिया है, गलत हो गया। और यहाँ पर बोला है इट्स मैनेजमेंट चॉइस वेदर दे वांट टू इंक्लूड बोथ एक्सटर्नल, नहीं, ये मैनेजमेंट का चॉइस नहीं, जो रूल्स है वो फॉलो करना है, यानी कि एक्सटर्नल रेवेन्यू को फॉलो करना है। ठीक है, 3 का हम लोग का ए हो गया। अच्छा, 4th नंबर बताओ, which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? the 10% test computed on the basis of revenue considers both internal and external revenue to compute the threshold limit. the 10% test computed on the basis of revenue वाला जो टेस्ट है, consider only external revenue to compute the threshold limit. the 10% test computed on the basis of revenue considers only इंटरनल रेवेन्यू टू कंप्यूट द थ्रेशोल्ड लिमिट। और डी वाला पॉइंट है इट्स मैनेजमेंट चॉइस वेदर दे वांट टू इंक्लूड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेवेन्यू फॉर कंप्यूटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट। बोलो मैम ऑप्शन ए। 4th नंबर का ऑप्शन ए, हाँ सही है। देखो 10% टेस्ट कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू टेस्ट जो है, रेवेन्यू टेस्ट मैंने कब लिखवाया? रेवेन्यू टेस्ट इसके पहले वाले पॉइंट में लिखवाया, ठीक है, वो पेज तो मेरा उधर चला गया, थोड़ा आगे चला गया, बीच में दूसरा चीज लिख दिए गलती से। तो बोल रहा है यहाँ पर कैसे होगा? कंसिडर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेवेन्यू, ठीक है, तो कॉपी में देखो लिखा हुआ होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेवेन्यू टू कंप्यूट द थ्रेशोल्ड लिमिट, जो पॉइंट ए था, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ओनली एक्सटर्नल बोला है, यहाँ पर ओनली इंटरनल बोला है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है? ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट का चॉइस है, नहीं, मैनेजमेंट का चॉइस कुछ नहीं होता है, जो रूल्स है वो फॉलो करना पड़ेगा। मैनेजमेंट का चॉइस हुआ तो इंटरनल ले लेगा, चॉइस हुआ तो एक्सटर्नल ले लेगा, या फिर दोनों ले लेगा। यहाँ दोनों तो बोला है, लेकिन चॉइस नहीं है, चॉइसेबल नहीं है कि जब मन चाहे 2 ले लिया, जब मन चाहे 1 ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब 5th नंबर देखो, 5th नंबर यहाँ पर काफी बड़ा बड़ा दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आज लिखवाया है, तुम लोग थोड़ा सा कोशिश करके मुझे बताना। इन केस ऑफ 10% टेस्ट बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला मतलब ये वाला, ये देखो हम बता भी देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये रिजल्ट वाला, ब्रैकेट में लिखा है ना मैंने प्रॉफिट एंड लॉस। We need to consider that any segment whose profit or loss is 10% or more than the net profit or net loss respectively of all segment taken together becomes reportable segment. In case of 10% test based on profit and loss, we need to consider that any segment whose profit or loss is 10% more than the net profit bracket में after netting the losses of all segment taken together becomes the reportable segment. In case of 10% test based on profit and loss, we need to consider that any segment whose profit or loss is 10% more than the net profit or loss, whichever is higher in absolute figure of all segment taken together becomes reportable segment. In case of 10% test based on profit and loss, we need to consider that any segment whose profit or loss is 10% more than the net profit or loss, whichever is lower in absolute figures of all segment taken together becomes reportable segment. हाँ, ये काफी बड़ा बड़ा है, और ये इस पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी नहीं लिया है उस पॉइंट पे, लेकिन तुम लोग एक चीज जो है, एक लैंग्वेज देके इसमें आंसर दे सकते हो कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, भले ही समझ में कुछ ना आया हो। हाँ बोलो। ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी होगा, लैंग्वेज देख के बताना था। ये देखो, whichever is higher in absolute figure, ये देखो मिल जाएगा, whichever is higher in, कहाँ चला गया,
ये रहा, विच एवर इज हायर इन, हायर यानी ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट या एब्सोल्यूट फिगर, ठीक है। तो ये बस तुम लोग को ऑप्शन देख के बताना था, क्योंकि देखो ये ऐसा आफ्टर नेटिंग द लॉस ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला था। तो हाँ, हो सकता है ये अभी समझ में नहीं आया कि ये वाला बाकी सब पॉइंट का मतलब क्या है, वो क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा, हम बता देंगे। लेकिन इसमें इतना बता सकते हो, देखो ना हर एक जगह पे अगर तुम लोग देखोगे यहां से लेके यहां तक सेम है, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहां से लेके यहां तक लेकिन सारे क्वेश्चंस में सेम दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे लिया जाएगा वो बोला गया है, तो वही तो बात है, नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे लेना पड़ेगा, विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट फिगर, वो पॉइंट मैंने लिखवाया। तो इसका मतलब इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी होगा। बाकी सारे जगह पे जो दिया हुआ है ना वो हमारे जो रूल्स है उसके हिसाब से नहीं जा रहा है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो कौन सा क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, ये वाला, नहीं, हाँ चला गया, पी क्यू आर वाला क्वेश्चन वो करना है सबसे पहले। हाँ ये रहा, मिल गया। बोल रहा है कि नाथन लिमिटेड हैज 3 सेगमेंट्स नेमली पी क्यू एंड आर, ठीक है। 3 सेगमेंट है, नाथन लिमिटेड जो है एन लिमिटेड कर देते हैं, ये मेन बिजनेस है, इनका 3 सेगमेंट है, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। द एसेट ऑफ द कंपनी आर 15 करोड़, ये पूरे कंपनी का अगर एसेट देखे टोटल में तो वो है 15 करोड़। सेगमेंट पी हैज 4 करोड़, इसका 4 करोड़ है क्या एसेट, ठीक है। सेगमेंट क्यू का 6 करोड़ है एसेट, और आर का है 5 करोड़ का एसेट। deferred tax asset includes in the asset of each segment are P 1 crore, Q 0.90, R 0.80। तो deferred tax asset P में इंक्लूड है 1 करोड़, इसमें है 0.90 और इसमें है 0.80। The accountant contents all these 3 segments are reportable segment। कमेंट बोल रहा है अकाउंटेंट ने ये तीनों सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट किया है, हमें कमेंट करना है। तो कमेंट करना है कि इन्होंने क्या सही किया है क्या गलत किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर तुम लोगों को याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिखा था कि अगर कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ठीक है, तो उसका एसेट मतलब क्या होता है, वो सारे एसेट जो सेगमेंट को बिलोंग करेगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट कुछ पॉइंट्स था जो कि हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट में नहीं आ सकता है। वो कौन कौन सा पॉइंट था, देखो इसके लिए मुझे थोड़ा जो है पीछे जाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैंने पता नहीं गलती से इसमें मैथ्स का जो है पॉइंट लिखवा दिया। चलो आ गया, ठीक है। ये देखो मैथ्स का जो है टॉपिक लिखवा दिया यहाँ पर। ये देखो सेगमेंट एसेट्स कहाँ गया, ये रहा सेगमेंट एसेट। देखो क्या बोला है, इट डज नॉट इंक्लूड सेगमेंट एसेट का मतलब मैंने और इसका कोई जो है डेफिनेशन नहीं लिखवाया था, सेगमेंट में जो भी एसेट बिलोंग करेगा वही सेगमेंट एसेट होगा। अब बोल रहा है सेगमेंट एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होगा, इनकम टैक्स एसेट इंक्लूड नहीं होगा, एसेट यूज फॉर जनरल पर्पस ऑफ द हेड ऑफिस ये इंक्लूड नहीं होगा, बस ये दो चीज बोला था। तो ये देखो ये क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स एसेट मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो इन्होंने यहाँ पर सब ठीक किया है, बस ये डेफर्ड टैक्स एसेट जो इंक्लूडेड है ये हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक सेगमेंट से एक्सक्लूड करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट को हमें यहाँ से एक्सक्लूड करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो एक पॉइंट करना ही पड़ेगा कि ये 3 करोड़ होगा इसका एसेट, ये माइनस करने से 5.1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4.2 करोड़। अब इसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने इसको जो रिपोर्टेबल बता दिया, रिपोर्टेबल जो है वो सही बताया है कि नहीं बताया। तो एसेट दिया हुआ है, एसेट के बेसिस पे हमें रिपोर्टेबल है कि नहीं वो जज करना है। तो एसेट के बेसिस पे रिपोर्टेबल है कि नहीं अगर जज करना है, ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इफ एसेट्स
ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट। ऑल सेगमेंट का एसेट का टोटल करेंगे, ठीक है, सारे सेगमेंट्स के एसेट का टोटल ये दिया हुआ है 15 करोड़, ठीक है, 15 करोड़ दिया हुआ है, ये पूरे बिजनेस का दिया हुआ है। अच्छा, रूल्स क्या बोला है, रूल्स देखो, रूल्स बोल रहा है कि 10% ऑफ टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट, ऑल सेगमेंट का टोटल एसेट, तो टोटल एसेट कितना आया 3 प्लस 5.1 प्लस 4.2, तो टोटल करने से कितना आ जाएगा 5388 और 4 कितना हो गया 12.3 करोड़, ठीक है। ऑल सेगमेंट्स का टोटल एसेट कर लिया 12.3 करोड़। अब इसका करना पड़ेगा मुझे 10%। ये सब क्यों कर रहा है, रूल्स है, 10% करना पड़ेगा, ठीक है। 10% करने से कितना आएगा 1.23 करोड़ आ गया, ठीक है, 1.23 करोड़। हम लोग ये एसेट वाला ही क्यों करें, क्योंकि हमारे पास एसेट का इंफॉर्मेशन है, तो हमें ये लॉजिक लगाना है। तो बोल रहा है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट का एसेट ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा होना चाहिए। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट इन्होंने तो सारा ही बता दिया, तो पहला चेक करते हैं पी रिपोर्टेबल होगा कि नहीं होगा। पी का खुद का एसेट है 3, क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.23 है, वो देखना पड़ेगा। अगर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.23 है तो वो रिपोर्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा बात समझ में आया तो बोलो क्यू रिपोर्टेबल होगा कि नहीं होगा, बोलो क्यू रिपोर्टेबल होगा कि नहीं होगा। हाँ मैम, क्यू आर दोनों ही रिपोर्टेबल होगा। हाँ, Q और R दोनों रिपोर्टेबल होगा। ये देखो यहाँ पर 5.1 Q का इंडिविजुअल एसेट क्या होना चाहिए, जितने सारे सेगमेंट है उसके टोटल एसेट के 10% से ज्यादा होना चाहिए, तो 1.2 इज ग्रेटर देन 1.23, ठीक है। 4.2 इंडिविजुअली है, इसको जो है देखो कितना हो रहा है 1.23 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल ज्यादा हो रहा है, ज्यादा या बराबर होना चाहिए तो रिपोर्टेबल होगा। तो P Q R तीनों के तीनों रिपोर्टेबल है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस करना जरूरी है। वैसे अगर तुम लोग मान लो माइनस करना भूल भूल गए फॉर एग्जांपल, तो भी तुम लोग ये सबसे कंपेयर करोगे तो रिपोर्टेबल आ जाएगा, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ एसेट इन केस ऑफ लाइबिलिटीज इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम दिखाते हैं, देखो कैसे करके इसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर कैसे प्रेजेंट किया है, चलो दिखा देते हैं यहीं से एक बार, और फिर उसको लिख देते हैं जैसे मैंने लिखा ना, बस वो कैलकुलेशन लिख देते हैं। ये देखो क्या लिखना पड़ेगा, हर बार एस का जो है, जिस एस के बारे में क्वेश्चन तुम लोग के पास रहेगा वो तो तुम लोग को लिखना पड़ेगा, पढ़ के समझ में आएगा कि ये कौन से एस के बारे में बोल रहा है। तो ये लिखना मैंडेटरी, अकॉर्डिंग टू एस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग सेगमेंट एसेट डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स एसेट। सबसे पहले इनकम टैक्स एसेट को इंक्लूड नहीं करता, इसी वजह से हम लोग एसेट को रिवाइज करेंगे जो कि इतना आएगा, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा, मैंने भी यहाँ पर वैसे ही दिखा, इन्होंने अलग तरीके से किया, मैंने इंडिविजुअली करके दिखाई। ये देखो, अच्छा इन्होंने भी इंडिविजुअली किया है, माइनस माइनस कर दिया डेफर्ड टैक्स एसेट को, तो टोटल एसेट ऑफ पी, टोटल एसेट ऑफ क्यू, टोटल एसेट ऑफ आर निकल के आ गया। अब टेस्ट जो था, जो हम लोग का मेटेरियलिटी टेस्ट था, उसमें हमें रूल्स बोला था एसेट के केस में कि सारे सेगमेंट्स के टोटल एसेट को देखना है कि टोटल एसेट का 10% करना है, 10% ऑफ टोटल एसेट करेंगे। Thus, all the segments hold more than 10% of the total asset, all the reportable segments, ठीक है। तो फिर ये सारे सेगमेंट्स रिपोर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करो, ये तो तुम लोग जब एग्जाम दोगे तब देख लेना कि कैसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार लिखा हुआ अपने कॉपी में जरूर लिख लो, ठीक है। हम तो शॉर्ट में लिखवाते क्योंकि उतना लिखवाने का टाइम नहीं होगा, ठीक है। बट हम एक चीज कर देते हैं जरूर, यहाँ पर दिखा देते कैसे करके होगा। P Q और R तीनों का एसेट जो गिवन है वो है 4, 6 और 5 इन करोड़। ये शॉर्टकट है अपने समझने के लिए कि भाई ये क्वेश्चन में हमें ये करना है, लेस कर देंगे डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है। 1 करोड़ कितना कितना था 1 0.90 0.80, ठीक है, हो गया। तो ये क्योंकि डेफर्ड टैक्स जो है इंक्लूड नहीं होता है, वो लिखना पड़ेगा, ऐसे करके नहीं आना है, ये हम बार बार बता रहे हैं, ऐसे करके नहीं आना है, ये अपने समझने के लिए लिख के रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया रिवाइज्ड एसेट। अब निकालना है टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट,
P प्लस 5.1 प्लस 4.2 12.3 करोड़। 10% of total asset of all segment equal 1.23 करोड़। ठीक है, अब टेस्ट करना है, मेटेरियलिटी टेस्ट। ठीक है, टेस्ट क्या है? इट्स एसेट, इट्स मतलब जो रिपोर्टेबल सेगमेंट हम लोग मान रहे हैं कि भाई पी रिपोर्टेबल सेगमेंट है कि नहीं, तो क्या देखना पड़ेगा? इट्स एसेट ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें चेक करना है किस पे? पी क्यू आर सभी पे। तो पी का चेक करते हैं, पी का टोटल एसेट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.23, तो ये हो गया रिपोर्टेबल। इतना शॉर्टकट में लिख के रखोगे तो समझ जाओगे क्या करना है हमें क्वेश्चन में। क्यू 5.1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.23, ये भी रिपोर्टेबल निकल गया। और आर 4.2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1.23, तो ये भी हो गया रिपोर्टेबल। ठीक है, ये रिपोर्टेबल हो गया। बाकी तुम लोगों को जैसा प्रेजेंटेशन करना चाहिए वैसा लेकिन करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ये हो गया 6 नंबर है। कॉपी में तुम लोग को सारा आंसर जो है ना, मतलब पूरे प्रेजेंटेशन के साथ लिख के रखना चाहिए, ताकि एग्जाम देने जाओगे तो बस कॉपी देख के जाओगे तो काम हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं 7th। अच्छा, देखते हैं कौन सा वाला करेंगे। 6 नंबर हो गया, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये एक ये वाला करते हैं, 9th नंबर न्यूमेरिकल वाला करते हैं। देखो क्या बोला है 9th नंबर में। बोल रहा है कि XYZ लिमिटेड हैज 5 बिजनेस सेगमेंट, 5 बिजनेस सेगमेंट है A B C D E। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच ऑफ द सेगमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2002। तो ये प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है हर एक सेगमेंट का, have been provided below. You are required to identify from the following whether the reportable segments or not reportable segments। अच्छा, whether reportable मतलब ये सब reportable segment है कि नहीं है, on the basis of profitability test according to AS 17। AS 17 के अकॉर्डिंग तुम लोग को बताना है ये reportable segment होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट। प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट मतलब हमें कौन सा करना है, दिखाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट मतलब ये वाला पॉइंट करना पड़ेगा, ये वाला। इट्स रिजल्ट प्रॉफिट और लॉस विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, वो अभी समझ में आएगा कि क्या होता है इस क्वेश्चन से। मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन से समझाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है, तो ये पॉइंट बी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, हम बताते हैं कैसे करके। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पहले यहां पर देखो कि सेगमेंट्स का टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट और लॉस कैसे देखेंगे? अगर तुम लोग ये पूरा टोटल कर दोगे, मान लो ये पूरा टोटल कर लिया, चलो एक बार देखते हैं ये पूरा टोटल करने से कितना आता है। टू 25 प्लस 25 माइनस 175, 20 और माइनस 105। अच्छा देखो तो कितना आता है, हम तब तक कैलकुलेटर ओपन कर रहे हैं। -50। अच्छा, -50 आ रहा है। ठीक है, ये देखो -50 आ रहा है, -50 मतलब लॉस आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या बोला है? हम लोग को बोला है, देखो कैसे बोला है, अब ये पॉइंट पर whichever is greater in absolute amount और whichever is greater in absolute amount। absolute का मतलब क्या होता है पता है? मैथ्स में एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज नेगेटिव हो भी रहा है ना, तो उसे हमें क्या है, पॉजिटिव में दिखाना पड़ेगा। मतलब एब्सोल्यूट फॉर्म जो है वो हमें दिखाना, मतलब देखो यहाँ पर क्या करना है, इतना मैथमेटिक्स नहीं जानना पड़ेगा। ये देखो हमारा जो प्रॉफिट है उसे अलग ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है,
और ये जो हम लोग का लॉस है इसे अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लॉस का टोटल बोलो, ये प्रॉफिट का टोटल हो गया। मेरा कैलकुलेटर ओपन नहीं हो रहा है, मुझे लॉस का मैम टोटल 300। बोलो। 300, ठीक है। अब मुझे देखना है इन दोनों में जो हायर है, ठीक है, इन दोनों में जो हायर है, ये एब्सोल्यूट अमाउंट, ये एब्सोल्यूट अमाउंट, मतलब नेट नहीं करना है, बस इतना समझो। वैल्यूज का एब्सोल्यूट रखना है, प्रॉफिट का अपना एब्सोल्यूट फॉर्म रखना है, इतना समझो, और लॉस का अपना एब्सोल्यूट फॉर्म रखना है। तो टोटल लॉस टोटल प्रॉफिट ऐसे करना है। अब इन दोनों में जो हायर, तो इन दोनों में हायर कौन सा है, ये दो वैल्यू में हायर वैल्यू कौन सा है? मतलब नेगेटिव पॉजिटिव मत सोचो, एब्सोल्यूट का मतलब ही ये होता है कि मुझे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना है। अगर कभी स्टैंडर्ड डेविएशन किए हो तो उसमें देखोगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है ना, स्क्वायर कर दिया जाता है, इस वजह से वो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, मतलब हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हमें ना ये मत सोचो कि ये -300 है तो ज्यादा है, वैल्यू को देखो, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव हमें नहीं देना, देखना है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फॉर्म। तो 250 और 300, भले ही 300 मेरा नेगेटिव है, लेकिन मुझे ये बताओ कि दोनों में बड़ा कौन सा डेटा है, क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट फॉर्म में आंसर दो तुम लोग। मैम 300। 300, ठीक है, एब्सोल्यूट फॉर्म में 300। ये मत सोचो कि ये नेगेटिव, भले ही ये रहे, मेरा डेटा मुझे देखना है कि डेटा क्या है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको जो है नेट नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट रखेंगे, जो प्रॉफिट का जितना है उतना, लॉस का जितना है उतना, ये हो गया, ठीक है। अब ये 300 लेके हमें आगे बढ़ना है। अब ये 300 का क्या करना है, तो देखो रूल्स क्या बोला है, 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट। कंबाइंड रिजल्ट मतलब रिजल्ट दो ही होगा, या तो बिजनेस करके प्रॉफिट होगा, या तो बिजनेस करके लॉस होगा। तो 2 सेगमेंट का हुआ प्रॉफिट, 3 सेगमेंट का हुआ लॉस। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेना है, प्रॉफिट का अलग अमाउंट का टोटल, लॉस का अलग टोटल। उसके बाद दोनों में जो एब्सोल्युटली हायर होगा, विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट। आई थिंक कि अब समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। तो ये हो गया 300 हायर अमाउंट। अब क्या करोगे, अब देखो, इफ इट्स रिजल्ट, मतलब इंडिविजुअली हर एक सेगमेंट का रिजल्ट, प्रॉफिट हो या लॉस, whichever is greater in absolute amount, ठीक है, is greater than equal to 10% of the combined result। मतलब कैसे देखेंगे, जैसे चलो ए का देखते हैं, ठीक है। ए का देखो, ए का जो है हम लोग का एब्सोल्यूट अमाउंट कितना है, 225 है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या देखना है, 225 निकल के आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट, ठीक है। तो कंबाइंड रिजल्ट कितना आया, 300। 300 का 10% करो, कितना आता है, 300 का 10% 30। ये कंबाइंड रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐड करके कंबाइन नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट फॉर्म में विच एवर इज हायर करके जो आएगा वही हम लोग मानेंगे कि सारे सेगमेंट का टोटल है, कंबाइंड 30 हो गया। अब ये देखना है कि 225 जो है, ठीक है, यहाँ पर कितना था, हाँ 225 था। तो 225 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 30 है, तो रिपोर्टेबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो मुझे उस हिसाब से बताओ कि ए रिपोर्टेबल है कि नहीं है। सेम चीजें तो है जैसे एसिड वाला हाँ था। मैम। रिपोर्टेबल है, बी का बताओ रिपोर्टेबल होगा कि नहीं। बी का है 25, 25 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तब वो रिपोर्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं मैम, रिपोर्टेबल नहीं होगा। हाँ, नॉट रिपोर्टेबल, ठीक है। इसके बाद वाला सी का बताओ। वैल्यू देखो, माइनस मत देखना कि -175 है तो फिर ज्यादा कम, ऐसा नहीं देखना है। तुम लोग सिर्फ 175 पे कंसेंट्रेशन करो, माइनस पे करना ही नहीं है, एब्सोल्यूट फॉर्म में देखना है। रिपोर्टेबल। हाँ, रिपोर्टेबल होगा। क्यों रिपोर्टेबल होगा, क्योंकि 175 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक है। अच्छा, फिर डी। मैम नॉन रिपोर्टेबल। नॉट रिपोर्टेबल क्योंकि 20 आ रहा है, 20 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 नहीं है, लेस है। ई। रिपोर्टेबल। रिपोर्टेबल, ठीक है, बस यही पूछा था और कुछ नहीं, रिपोर्टेबल है कि नहीं यही पूछा था। और एब्सोल्यूट जो मुझे बताना था वो मैंने बताया कि एब्सोल्यूट मतलब तुम लोग को यहाँ पर माइनस कंसीडर नहीं करना है, प्रॉफिट को प्रॉफिट, लॉस को लॉस कंसीडर करना है, दोनों को इंडिविजुअली टोटल करके देखना है। अच्छा चलो, एक बार प्रेजेंटेशन यहाँ से दिखा देते कैसे बोला है, फिर हम अपने हिसाब से बता देते हैं। यहाँ पर बोला है कि एज पर ए 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ए बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइबल एज ए रिपोर्टेबल segment if its segment result whether profit or loss is 10% or more of the combined result of all segment in profit। देखो, combined result of all segment in profit किया, combined result of all segment in loss किया, ठीक है। तो ये देखो 250 प्रॉफिट आया, हम लोगों ने भी टोटल किया 250, 300 हम लोग का
लॉस आया, विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट दोनों में से कौन सा ज्यादा है, नेगेटिव पॉजिटिव देखना नहीं है, 300 ज्यादा है, ठीक है। अब हमें ये पॉइंट को लेके करना पड़ेगा, तो ऐसे करके तुम लोग को प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। फिर बोला है यहाँ पर देखो कौन सा रिपोर्टेबल होगा कि नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये नीचे दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट सेगमेंट ए सी ई आर रिपोर्टेबल सिंस देयर रिजल्ट इन एब्सोल्यूट अमाउंट इज 10% और मोर ऑफ 300 लाख दैट इज 30 लाख, ठीक है। ऐसे करके लिख दिया है। तो हम कैलकुलेशन एक बार ना अपने हिसाब से जो मैंने बताया वो लिख के दिखा देते हैं, ताकि तुम लोग को याद रहे कि क्या लिखना पड़ेगा तुम लोग को, लेकिन प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से अच्छे से देना है। अब कॉपी में लिखा हुआ रहने के लिए शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, जैसे ये वाला लिखा था। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं कि टोटल ऑफ प्रॉफिट 225 और 25, मतलब 250, और टोटल ऑफ लॉस 250 लाख, और टोटल ऑफ लॉस, टोटल ऑफ लॉस 175, 20 और 105, 175, 20 और 105, 285 और ये हो गया 285 और ये 300 लाख। इन दोनों में whichever is higher in absolute form, whichever is higher in absolute form, तो वो हो गया 300 लाख। अब हम लोग क्या निकालेंगे, 10% ऑफ 300 लाख, $30 लाख, ठीक है। अब चेक करना पड़ेगा ये वाला पॉइंट, अब चेक करना पड़ेगा कैसे लिखेंगे, रुको दिखा देते हैं। इट्स रिजल्ट ब्रैकेट में प्रॉफिट और लॉस विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट greater than equal to 10% of combined result, ब्रैकेट में whichever greater in absolute amount, ठीक है। अब एक एक करके हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे सबसे पहला लिख लेते हैं, सबसे पहले है ए 225 प्रॉफिट, ए 225 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 रिपोर्टेबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट बी 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 नहीं हुआ तो नॉट रिपोर्टेबल। सी, अच्छा सी है 175, 175 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, सही है, रिपोर्टेबल। डी 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, नहीं नॉट रिपोर्टेबल। ई
105 ग्रेटर देन इक्वल 30 रिपोर्टेबल। तो 3 रिपोर्टेबल और 3 नॉट रिपोर्टेबल निकल के आए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला 10th वाला। ठीक है, 10th वाला, एबीसी लिमिटेड हैज 5 segments namely A, B, C, D and E. The profit or loss of each segment for the year ended 31st March as follows. सभी सेगमेंट का जो प्रॉफिट और लॉस है वो दिया हुआ है बोल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो अभी अभी हम लोगों ने जो किया वैसे ही होगा, तो बताओ कि रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा है, ये बताना है। बोलो रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा है, तो कैसे निकालोगे बताओ मुझे, अभी किया था। बोलो सबसे पहले जो कंबाइंड रिजल्ट है वो कितना आएगा वो मुझे बताओ, कैसे निकालोगे? प्रॉफिट को अलग टोटल करोगे, लॉस को अलग। बोलो प्रॉफिट का टोटल कितना होगा और लॉस का कितना होगा, फिर दोनों में से जो हायर होगा वो लेंगे। बोलो प्रॉफिट का टोटल। मैम 8280। करेक्ट, 8280। ये और ये तीनों टोटल, और लॉस का ये दोनों। मैम 6800। हाँ, अब दोनों में से हायर 8 मैम 8 प्रॉफिट वाला। हाँ, और इसका क्या करोगे 10%, तो कितना होगा? 8 to 8। 8 to 8। ठीक है, अब बताना है कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है कौन सा नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली देखेंगे। 780, बोलो ये वाला रिपोर्टेबल होगा कि नहीं? रूल्स तो अभी किया, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन होना चाहिए। तो बोलो ए रिपोर्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। मैम नहीं नहीं हो हो रहा रहा है। है। हाँ, ए रिपोर्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये कम आ रहा है। ठीक है, और अच्छा बी का बताओ। रिपोर्टेबल बी रिपोर्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि देखो 1500 है, इधर 828 है। सी, होगा। सी भी रिपोर्टेबल हो रहा है, 2300, इधर 828। डी, मैम बाकी सब रिपोर्टेबल होगा। बाकी सभी रिपोर्टेबल है, देखो सभी ज्यादा है ना 828 से। ठीक है, चलो लिख देते हैं, सेम है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 10। टोटल ऑफ प्रॉफिट 780 प्लस 1500 प्लस 6000। देख लेते हैं एक बार, 780 1500 6000। हाँ, तो ये टोटल आया 8280। टोटल ऑफ लॉस, टोटल ऑफ लॉस ये आ रहा है 2300 4500 6800। अच्छा, अब इन दोनों में जो हायर है इन करोड़ है, करोड़ हायर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूटली जो हायर है 8280 करोड़। 10% ऑफ 8280 करोड़ इक्वल 828 करोड़। 828 करोड़। ठीक है, ये लिमिट जो है वो हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ये its result whichever is greater in absolute amount, its result whichever is greater in absolute amount। देखो ये सब जितना लिखोगे उतना अच्छा है, नहीं तो एग्जाम में याद नहीं रहेगा। अभी तो आसान लगेगा, आसान है भी, ठीक है, मुश्किल है नहीं ये वाला टॉपिक, आसान है भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा जब लिखने जाओगे एग्जाम में तो याद नहीं आएगा कि क्या लैंग्वेज था, क्या मुझे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा क्या करना है, लेकिन लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे तो फिर उनको समझ में कैसे आएगा, तो लिखना जरूरी है। ठीक है, फिर यहाँ पर 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट फॉर्म। ठीक है,
10% of combined result, whichever is greater in absolute form या amount। अच्छा, सबसे पहले ए का है 780 ग्रेटर देन इक्वल टू 828, नहीं हो रहा है तो नॉट रिपोर्टेबल। बी 1500 रिपोर्टेबल, ज्यादा है ये। सी डी ई 828 828 828 CDE 2300 4500 6000 6000 रिपोर्टेबल। ठीक है, बस यही बोला था कि आइडेंटिफाइड द रिपोर्टेबल सेगमेंट, और प्रेजेंटेशन देख लो कैसे करके आइडेंटिफाई करना है 10th नंबर का। देखो बोला है इन कंप्लायंस विथ एज 17, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग जो भी हो लिखना पड़ेगा। segment profit or loss or of respective segment will be compared with the greater of the following: all segment in profit that is ABE total profit, all segment in loss that is CD total loss, greater of the above in absolute form। ये वाला लैंग्वेज लिख सकते हो तुम लोग, 8280 आ जाएगा। Based on the above, reportable segment will be determined as follows। कैसे करके reportable segment को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? तो ए से लेके ई तक लिख लिया, सेगमेंट प्रॉफिट लॉस लिख लिया, एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे परसेंटेज ऑफ 8280। अच्छा, इन्होंने परसेंटेज में डिफाइन किया है, वो भी कर सकते हो। मतलब ये देखो टोटल आया 1480, इन्होंने टोटल इस तरीके से किया, लेकिन हम तो बोलेंगे किसी भी एक तरीके से सीखो। फिर भी ये लिखा हुआ है तो ऐसा लग सकता है कि ये क्या है, तो हम बता रहे हैं। तो 780 टोटल प्रॉफिट है 1480, आउट ऑफ दैट 780 जो है ए का प्रॉफिट है। तो मुझे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एक बार बताओगे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है कि नहीं, एक बार बताओ तो। 780 डिवाइडेड बाय 1480 इंटू 100 कितना परसेंट आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? 8280 करने के लिए बोला है। अच्छा ठीक है, देखते हैं कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किया है। मेरा कैलकुलेटर ओपन नहीं हो रहा, नहीं तो हम नहीं कर लेते। रुको, 780 डिवाइडेड बाय, हम इसमें कर रहे हैं, मोबाइल में कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 8280 इंटू 100 9.4। ये 780 डिवाइडेड बाय 8280 इंटू 100 करने से 9 अप्रोक्सीमेटली 9 आ रहा है। उसके बाद वाला देखते हैं, 1500 डिवाइडेड बाय 8280 इंटू 100 मतलब 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इन्होंने ऐसे परसेंटेज में किया, कैसे किया है कि टोटल प्रॉफिट सेगमेंट का कितना है, टोटल प्रॉफिट जो आया वो 8280 एब्सोल्यूट जो है उसको हिसाब से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका 10% निकाल रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इसका 10% नहीं निकाल के ये प्रॉफिट जो है उस आउट ऑफ दिस प्रॉफिट ये सेगमेंट का प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, ऐसे करके 18%, कोई 28% आया, 54 और 72%। क्या होना चाहिए, 10% से ज्यादा होना चाहिए। तो ये 9% है इसीलिए रिपोर्टेबल नहीं है। बाकी 18, 28, 54, 72 मोर देन 10% है। मतलब देखो सिंपल सा बात है, हमारे जो रूल्स है उसमें क्या बोला था कि ये देखो मैंने रूल्स क्या लिखवाया, रूल्स ये लिखवाया था कि इट्स रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आएगा 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट। तो 10% ऑफ नहीं करके मतलब बोल रहा है कि जो रिजल्टेड एक एक सेगमेंट का जो रिजल्टेड प्रॉफिट है उसको अगर परसेंटेज में डिफाइन करेंगे वो मोर देन 10% होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो मोर देन जो 10% नहीं है वो रिपोर्टेबल नहीं है।
तो हम लोग यहाँ देख के ही समझ जाएंगे, लेकिन इंडिविजुअली सेगमेंट का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये देखो, ये प्रॉफिट है सबका, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कौन सा लेना है, 8280 से कंपेयर करना है ना, कि 8280 के हिसाब से 10% से ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या 10% के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हम बोलेंगे कोई भी एक ही तरीके से करो, एक ही बात है, एक परसेंटेज में, एक अमाउंट में करके कोई फायदा नहीं है, किसी भी एक तरीके से याद रखने से मतलब है। अच्छा, अब ये इसके बाद देखो 11th नंबर के बाद हम लोग ये वाला करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला, ठीक है, ये 11 नंबर नहीं, इसके पहले 10th नंबर के। बोल रहा है कि हेवी गुड्स लिमिटेड हैज 6 सेगमेंट्स, नेमली एल से लेके क्यू तक, ठीक है, एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, इतने सारे सेगमेंट्स है। अच्छा, अब हमें क्या बोला है, बोल रहा है कि द टोटल रेवेन्यूज इंटरनल और एंड एक्सटर्नल प्रॉफिट एंड और लॉस एंड एसेट्स आर सेट बिलो। बोल रहा है कि टोटल रेवेन्यू चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल पहले ही बताया, इंटरनल प्रॉफिट का मतलब अगर हम लोग सेगमेंट टू सेगमेंट सेल परचेज हो रहा है, और एक्सटर्नल का मतलब जब आप बाहर वाले को बेच रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस एंड एसेट आर सेट बिलो बता दिया है। एल देखो क्या बताया है, एल से लेके जितने भी सेगमेंट है अप टू क्यू तक सभी का इंटर सेगमेंट सेल्स हमें बताया है, ठीक है, और क्या बताया, एक्सटर्नल सेल्स बताया है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस, तो एल का प्रॉफिट, एल का एम का प्रॉफिट, एन का लॉस, लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट, ठीक है। टोटल एसेट सबका अलग अलग बताया, तो हर एक सेगमेंट का क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एसेट का है, प्रॉफिट का है, लॉस का है, एक्सटर्नल सेल्स का है, और जो इंटरनल सेल है वो है। हेवी गुड्स लिमिटेड नीड्स टू डिटरमाइन हाउ मेनी रिपोर्टेबल सेगमेंट इट हैज, कितने सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट है वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट कितने सारे हैं वो हम लोग कैसे बताएंगे, तो एक तो हम लोग प्रॉफिट और लॉस बेसिस पे बता सकते हैं, तो कैसे बताएंगे, अभी जो हम लोगों ने सीखा, तो टोटल ऑफ प्रॉफिट करेंगे और उसके बाद टोटल ऑफ लॉस करेंगे, और विच एवर इज हायर वो चेक करेंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू बेसिस, तो क्या क्या बेसिस पे हम लोग चेक कर सकते हैं, एक तो प्रॉफिट लॉस बेसिस पे चेक करेंगे, एक एसेट बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, एसेट, और एक हम लोग रेवेन्यू। ये देखो, मतलब तीनों टेस्ट ही कर सकते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों टेस्ट ही हमें करना पड़ेगा। अगर तीनों टेस्ट कर सकते हैं तो तीनों टेस्ट ही हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर शायद बताया भी था, ये देखो, द टोटल रेवेन्यूज, मतलब मुझे कौन सा टेस्ट करना है, मुझे रेवेन्यू टेस्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस ये एक टेस्ट हो जाएगा, एसेट ये एक टेस्ट हो जाएगा, ये सेकंड नंबर वाला, ये थर्ड नंबर वाला, और ये फर्स्ट नंबर वाला, मतलब ये मेरे हिसाब से पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों टेस्ट तुम लोगों को करना है। तो हम लोगों ने इंडिविजुअली तो सीखा ही, अब एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है, चलो करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, हम अपने हिसाब से लिखवा दे रहे, उसके बाद जो है हम प्रेजेंटेशन दिखा देंगे बुक से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ए वाला, ठीक है, ए वाले में क्या था, टोटल ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल रेवेन्यू था शायद, ठीक है, वो कम यूज हुआ, देखते हैं, दिखा देते हैं तुम लोग। ये रहा, its revenue from sales to external customer and internal customers transfers greater than equal to 10% of total revenue of all segment, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों का टोटल करना पड़ेगा, ठीक है, चलो, और उसके बाद 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है, चलो यहाँ पर अरे बाबा, ये तो एक बार थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो ये पेज इधर उधर हो ही जा रहा है, ठीक है। टोटल ऑफ इंटरनल एंड टोटल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल,
टोटल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्स एल का फोर टू जीरो जीरो 4200 प्लस 12,300 देखते कितना आता है। ये हो जाएगा 16,500। अच्छा तुम मैम लोग मुझे 16,500। हाँ ठीक है, मुझे ना थोड़ा बताते जाओ क्योंकि मेरा कैलकुलेटर ओपन नहीं हो रहा। अच्छा उसके बाद एम का है 35007750। बोलो कितना हो रहा है। मैम 11,250। 11,250 एन। अच्छा एन 3,500 ये हो जाएगा 4,500। ओ अच्छा ओ का देखते हैं 05250 ये भी कर लेंगे। 05250 मतलब वही 5250। पी पी का हो जाएगा 500 5,500 ये भी कर लेंगे ऐड हम 5,500 ये 6,000। अच्छा है ना। पी क्यू क्यू का देख लेते हैं। क्यू का हो गया 1,200 1,050। मैम 2250। 2250 एक बार इसका पूरा टोटल करो। टोटल करना पड़ेगा ना। टोटल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्स मैम 45,750। 45,750। अब इसका 10% करना पड़ेगा। 10% ऑफ टोटल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल। फोर फाइव सेवन फाइव ये हो गया। अच्छा अब क्या चेक करना पड़ेगा कि इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा कि ज्यादा है कि नहीं है। ठीक है ये देखो क्या लिखा था। टेन परसेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल। अब इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट तो हम लोगों ने कर लिया। सारे सेगमेंट्स का रेवेन्यू का टोटल हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअली सेगमेंट्स का रेवेन्यू जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ठीक है दोनों का टोटल कर चुके हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10% हो रहा है कि नहीं। ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 10% हो रहा है कि नहीं वो हमें चेक करना है। मतलब कैसे चेक करोगे ये देखो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आ गया ना। ये सॉरी राइट हैंड साइड जो डिटेल्स लिखा था 10% ऑफ टोटल ऑफ ऑल सेगमेंट निकाल लिया। अब हमें देखना है इंडिविजुअली जो इंटरनल एक्सटर्नल का टोटल है वो इससे ज्यादा है कि नहीं। जहां जहां ज्यादा है वहां वहां रिपोर्टेबल होगा। तो मुझे बताओ कि कौन सा रिपोर्टेबल होगा। एल रिपोर्टेबल होगा कि नहीं। एल के केस में क्या है 16,500 इंडिविजुअली इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्स जो है टोटल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्स ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ ये होना चाहिए। तो 10% ऑफ ये कितना है 4,575 जो लिखा है उसी के हिसाब से चलेंगे ना। बोलो रिपोर्टेबल होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली रिपोर्टेबल हुआ ना ये ज्यादा है तो हाँ रिपोर्टेबल तो मैम। हुआ। अच्छा नेक्स्ट एम का देखते हैं। एम का टोटल आया था 11,250 इंडिविजुअली ठीक है और टोटल करने के बाद 10% तो हम लोग का है सभी में 4,575। बोलो रिपोर्टेबल है कि नहीं। हाँ मैम रिपोर्टेबल होगा। हाँ रिपोर्टेबल। अच्छा एन का था 4,500 4,575 बोलो रिपोर्टेबल है कि नहीं। मैम नहीं होगा रिपोर्टेबल। हाँ ये नॉट रिपोर्टेबल कम है ना नॉट रिपोर्टेबल। अच्छा ओ ओ का था हम लोग का 5,250
ठीक है 4575 बोलो रिपोर्टेबल है कि नहीं? हाँ मैम। रिपोर्टेबल। अच्छा उसके बाद वाला बताओ 4575 इसका टोटल आया था शायद 6000 और ये था हम लोग का 2250 बोलो कौन सा रिपोर्टेबल है? रिपोर्टेबल और मैम नॉट पी रिपोर्टेबल। रिपोर्टेबल क्यू नॉन रिपोर्टेबल। हम्म पहला पी रिपोर्टेबल ये नॉट रिपोर्टेबल हो गया। ठीक है ये पहला आंसर हो गया पहला मतलब पहले वाले टेस्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों मिला के प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है तो प्रॉफिट एंड लॉस का कैसे करना है टोटल ऑफ प्रॉफिट टोटल ऑफ लॉस टोटल ऑफ प्रॉफिट टोटल ऑफ लॉस। तो बोलो टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना है टोटल ऑफ लॉस कितना है? प्रॉफिट मतलब ये दो और इधर मैम से टोटल ये ऑफ प्रॉफिट 6000। टोटल ऑफ प्रॉफिट 6000 और टोटल ऑफ लॉस मैम 2250। 6000 और 2250 6000 और 2250 हायर 6000 हायर अमाउंट हो गया हम लोग का 6000 ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे अब यहाँ पर लेना है 10% ऑफ 6000 तो कितना हो जाएगा 600 ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमें चेक करना पड़ेगा कि रिपोर्टेबल है कि नहीं है। तो रूल्स क्या है इट्स रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट लेकिन एब्सोल्यूट फॉर्म में। ठीक है वो बता दिया और दोबारा नहीं लिख रहे वो तो हम लोगों ने काफी बार किया LMNOP और Q। ठीक है इंडिविजुअली लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल 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 वैल्यू निकल के आया हम लोग का 600 600 600 600 600 600। अच्छा इधर हम लोग वो जो इंडिविजुअली है वो लिखेंगे 3000 1500 1500 3000 1500 1500 और आगे का 3 है 750 900 600 750 900 और 600। अब तुम लोग बताओ रिपोर्टेबल कौन सा है और कौन सा नहीं है? मैम सब रिपोर्टेबल है। LMNOPQ हाँ सभी रिपोर्टेबल है सभी 600 से ज्यादा है। ठीक है तो रिपोर्टेबल रिपोर्टेबल सब रिपोर्टेबल हो गया क्योंकि ज्यादा है। ठीक है और एक टेस्ट होगा एसेट के अकॉर्डिंग। ठीक है एसेट्स के अकॉर्डिंग। अच्छा तो 10 एसेट का रूल्स क्या था देख लेते हैं एक बार। इट्स एसेट ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट। ठीक है टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट। अच्छा इट्स एसेट greater than equal to 10% of total asset of all segment। ठीक है अच्छा तो टोटल एसेट कितना हुआ है 1,10,2,750 किया हुआ है। ठीक है 1,02,750 इसका 10% निकाल लेंगे। ठीक है तो कितना आ रहा है 10% आ जाएगा। हाँ मैम बोलो 10275। 1,02,750 ठीक है अब निकालो PQ नहीं LM सॉरी मैंने PQ लिख दिया L से लेके Q तक है LMNOP और Q। ठीक है ग्रेटर इक्वल टू 1,02,7,257 मैम 10 275। अच्छा 275 75 1,02,750
10275 10275 10275 0275 रिपोर्टेबल है कि नहीं बताना है। अच्छा, कैसे बताएंगे? इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। अच्छा, इंडिविजुअली एल का एसेट 37,523 250 अच्छा 15,750 10,500 अच्छा 10,500 5250 अच्छा बोलो कौन सा रिपोर्टेबल है? एल रिपोर्टेबल है? मैम क्यू को छोड़ के सब रिपोर्टेबल है। एल रिपोर्टेबल है, एम भी रिपोर्टेबल है, सब ज्यादा है, देखो सब ज्यादा है। एन भी रिपोर्टेबल है, ओ ओ भी रिपोर्टेबल है, पी भी रिपोर्टेबल है, और क्यू नॉट रिपोर्टेबल। क्यू जो है वो रिपोर्टेबल नहीं है क्योंकि उसका वैल्यू कम आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये बन गया। तीनों के हिसाब से देखो, हमें जैसे दिया हुआ रहेगा इन्फॉर्मेशन उसी के हिसाब से हमें टेस्ट करना है। दो इन्फॉर्मेशन है, दो करोगे, एक है एक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों कंबाइनली दिया हुआ था। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? ये 12th नंबर वाला जो है, इसमें बोला है कैलकुलेट द सेगमेंट रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है? सेगमेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करके बताना है कि रिजल्ट कितना होगा। अच्छा, तो रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमें इसका जो है प्रेजेंटेशन करके दिखाना है कि कैसा प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, चलो प्रेजेंटेशन दिखाते कैसे होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू, ये तो दिया हुआ ही है कितना कितना है। ठीक है, एंटरप्राइज रेवेन्यू 110 टोटल में दिया हुआ, ये कैसे एलोकेट करना है? 5:4:2। तो ये जो वैल्यू है इसको 5:4:2 में, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इतना है, लेकिन एबीसी के लिए मुझे बता दिया है, तो उस बेसिस पे हम लोग उसे एट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब एलोकेट कर देंगे। ठीक है, एलोकेट कर देंगे। तो ये क्या है? पूरा प्रेजेंटेशन सिमिलर वे में करके दिखाना है जो दिया हुआ है, लेकिन जो डिटेल्स नहीं है, जैसे कि इसमें इसे ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजों को हमें ठीक करना है। चलो हम बताते एक एक करके कैसे करके हमें दिखाना पड़ेगा। तो सेम इसी तरीके का कॉलम वगैरह हमें बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अच्छा हम एक काम करते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये सेगमेंट एबीसी टोटल जैसे दिया हुआ है वैसे ही करना पड़ेगा। सेगमेंट ए बी सी टोटल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू 5 लाख 3 लाख 1 लाख 5 लाख 3 लाख 1 लाख टोटल 9 लाख। ठीक है, 5 लाख 3 लाख 1 लाख टोटल 9 लाख हो गया। फिर बोल रहा है एंटरप्राइज रेवेन्यू, तो ये लिखेंगे एंटरप्राइज रेवेन्यू। इसे कैसे एलोकेट करना है? 5:4:2 में। तो तुम लोग मुझे बताओगे कितना हो रहा है 5:4:2 में एलोकेट करने से? देखो कितना हो रहा है, करके मुझे बताओ। 5:4:2 कितने वैल्यू का एलोकेट करना है? 1,10,000 को, तो बताओ कितना होगा? 5 4 और 2 11 हो गया, 11 हो रहा है। ठीक है, तो 11 हो रहा है तो डिवाइड करेंगे तो 10,000 आ रहा है। अच्छा, 10,000 आने से कितना हो जाएगा? 50,000 40,000 50 20,000। 40 20 होगा। हाँ हाँ, 50 40 और 20। अच्छा, एंटरप्राइज रेवेन्यू हो गया। अच्छा, उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट्स। ठीक है, रेवेन्यू तो इंटर, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं इंटर सेगमेंट रेवेन्यू। ठीक है, ये पूरा नाम नहीं लिख के हम अभी लिख रहे हैं इंटर सेगमेंट
रेवेन्यू। ठीक है, तुम लोग का टाइम होगा तो तुम लोग पूरा नाम ही लिख लेना, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अब देखो किसके साथ किसका ट्रांजैक्शन हुआ है, ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ, उसके अंडर ये तीन चीज दिया हुआ है कि ट्रांसफर फ्रॉम बी, ट्रांजैक्शन फ्रॉम बी, बी ने ट्रांसफर किया है, तो ये ए का कॉलम है, ये बी का है, ये सी का, इसलिए बी वाले में खाली है। बी ने अगर बेचा है तो खरीदार कौन हो सकता है, ए या सी, दोनों ने खरीदा है 1,50,000। ट्रांजैक्शन फ्रॉम सी, इसलिए सी में ब्लैंक है, सी ने बेचा है किसको, बी और ए को बेच सकता है, दोनों को बेचा है। ट्रांजैक्शन फ्रॉम ए, ए बेचा है किसको, बी और सी को। ठीक है, तो ये ऐसे करके दिखा रहा है, तो ये हमें लिख लेना है। तो ट्रांजैक्शन फ्रॉम बी, ट्रांजैक्शन फ्रॉम सी, ट्रांजैक्शन फ्रॉम ए। चलो तो यहाँ पर लिख लेते, सिर्फ फ्रॉम लिख लेते, फ्रॉम बी, फ्रॉम ए, नहीं फ्रॉम सी है, उसके बाद जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, फ्रॉम सी, फ्रॉम ए। ठीक, अच्छा अब बी वाले केस में कितना कितना होगा, 1,50,000, तो बी में तो आएगा नहीं, ए में आएगा 1,00,000 और 50, टोटल हो जाएगा 1,50,000। अच्छा सी वाले केस में, सी में नहीं आएगा, 25 और सॉरी ये वाला 10 और 50, 60,000, 10 और 50, 60, और ए वाला हो जाएगा 25 और 1,00,000, 1,25,000। ठीक है, 25 और 1,00,000, 1,25,000। अच्छा इसके बाद एक्सपेंसेस दिए हुए, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंटरप्राइज एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल ऑफ रेवेन्यू हमें पता चल गया, अब इसको हमें कर देना है टोटल, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू, टोटल करके मुझे बताओ, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू। मैम तो ए 6 का लाख टोटल 60 कितना, थाउजेंड 5,00,000, हाँ 6,60,000, उसके बाद 3,00,000 और ये हो गया मैम 4 90, लाख 15,000 4,15,000, 2,70,000 ये वाला। अच्छा, ये टोटल बता दो, ऐसे टोटल करो, 660, 415 और 270 आ जाएगा, मैम 13 लाख 45,000 13,45,000 हो गया। रेवेन्यू का प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा अब हम लोग एक्सपेंसेस का करते हैं। चलो एक्सपेंसेस में यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसा दिया हुआ है लिख देंगे, 3,00,000, 1,50,000, 75,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 3,00,000, 1,50,000 और 75, टोटल था 5,25,000, 5,25,000, 3,00,000, 1,50,000, 75, 5,25,000। ठीक है, फिर एंटरप्राइज एक्सपेंस जो एलोकेट करना पड़ेगा 5:2, 4:2 में। ठीक है, तो एंटरप्राइज एक्सपेंस, एंटरप्राइज एक्सपेंस 5:4:2 में एलोकेट करना पड़ेगा। टोटल देखते हैं कितना है, टोटल है 77,000, तो 77, ये पहले भी इतना ही था, टोटल करने से 11 आएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 7,000, 7 इंटू 5 35,000, 7 इंटू 4 28,000, 7 इंटू 2 14,000। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया है, इंटर सेगमेंट वाला एक्सपेंसेस और ऑन ट्रांजैक्शन विथ अदर सेगमेंट, मतलब इंटर सेगमेंट एक्सपेंस, इंटर सेगमेंट एक्सपेंस। ठीक है, अब इसमें फ्रॉम बी, फ्रॉम सी, फ्रॉम ए देख लेते, बी सी ए फॉर्म में दिया हुआ, फ्रॉम बी सी ए, फ्रॉम बी, फ्रॉम सी, फ्रॉम ए। अच्छा 75 फिर मिडिल वाला गैप और 30, 75 फिर मिडिल वाला गैप और 30, टोटल कर लेंगे 70, 30, 1,05,000 ए बी सी और ये टोटल। अच्छा फिर 6,40,000, 40,000, तो 46,000 ए, 18 और 82,
18 और 82, 18 और 82 कितना हो जाएगा? 1 लाख। मैम 1 लाख। हाँ, अब मुझे टोटल सेगमेंट एक्सपेंस बता दो। टोटल सेगमेंट एक्सपेंस। बोलो कितना आ रहा है? एक एक करके सभी का टोटल करना है। 3,35,000 मैम प्लस 4,16,000। 4,16,000 তারপর 58 হচ্ছে এদিকে, 58 আর 2,36,000। 236। अच्छा, इसके बाद 1,12,000 और 89। मैम 18 2,01,000। 2,01,000 और ये टोटल मैम 8,53,000। 8,53,000। अब सेगमेंट रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट मतलब इनकम, मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ए बी बोल के मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया। तो 6,60,000 माइनस 4,16,000, बोलो कितना हो रहा है? 2,44,000। 2,44,000। अच्छा, उसके बाद इधर 2,36,000 है और इधर हम लोग का 4,15,000। मैम 1,79,000। 1,79,000 और 2,01,000 और उधर कितना है देखो, 270, मतलब 60। 69,000। हाँ, 69,000 और ये लास्ट, ये वाला 853। 1,345। 4,92,000। 4,92,000। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन बस करके दिखाना था जैसा बोला था। हम एक बार दिखा देते यहाँ पर कैसे बोल रखा है, वो एक बार दिखा देते तुम लोग। ये वाला, ये देखो, अच्छा ऊपर ये लिख लेना है, कंप्यूटेशन ऑफ सेगमेंट रिजल्ट। ये मैंने नहीं लिखा, ठीक है, ये जरूर लिखना है किस चीज का हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो देखो सेम तरीके से रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट, मैंने बोला ना तुम लोग चाहो तो पूरा लिख लेना। ठीक है, फिर ये हो गया 2,44,000। चलो चेक कर लेते हैं। 2,44,000, 179, 69 और 4,92 हो गया। बस ये प्रेजेंट करने के लिए बोला था और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा 12 वाला हो गया हम लोग का। अच्छा, तुम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन कर, 6 वाला हम लोगों ने आज कर लिया। 7th वाला तुम लोग ट्राई करके देखना, 7th नंबर होमवर्क। 7, 8, ठीक है, 9 हम लोगों ने कर लिया। 7, 8, 9, 10 कर लिया। 11 भी कर लिया, 12 भी कर लिया, 7 और 8। ठीक है, और इधर कुछ इलास्ट्रेशन है तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, इधर इलास्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। मुझे लगता है 4 इलास्ट्रेशन है। ठीक है, तो इस पे जो बचा हुआ है इलास्ट्रेशन, और इसके साथ जो हम लोग का इलास्ट्रेशन ना शायद थियोरिटिकली है। ठीक है, तुम लोग खुद से एक बार पढ़ के देख सकते हो, और जो कैलकुलेटिव है वो हम बता देंगे, जैसे कि ये इलास्ट्रेशन 1 है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे बाकी बता देंगे। बाकी थियोरिटिकली जो लिखवा है उसी पे बेस्ड होगा। और बाकी 3 जो क्वेश्चन है वहां पर जो हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वहां से करना पड़ेगा। वैसे ये कंप्लीट हो गया। मेन जो अभी हम लोगों ने जो किया, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव वाला आएगा मेनली। ठीक है, बाकी जो ये थियोरिटिकली है ना इतना बड़ा बड़ा, इससे ज्यादा बेटर वो सारे क्वेश्चंस होते आते हैं। जैसे इलास्ट्रेशन 3 में भी ऐसा क्वेश्चन है, तो चांसेस है कि इस तरीके का क्वेश्चन ज्यादा आए। ठीक है, फिर भी बाकी देखो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिर आज इतना करते हैं, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।